हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें बेसन दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि हायरैंकस ने यह महसूस कर लिया है कि जिनसी अभी तक वापस नहीं आए और इसलिए उन्होंने कुछ सिपाहियों को उनके पीछे लगा दिया है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। फिर वो सोचता है कि मेरे अब्बा भी कुछ नहीं कर सकते। वो अभी स्थिति में नहीं है कि वो कोई भी कदम ले। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस लड़की को इशारा किया जिससे कि वो उनके पीछे चली गई। फिर वो शिशु की तरफ देखता है और सोचता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा शांत कैसे हो सकता है और आखिरकार ये पार्टी को ख़त्म क्यों नहीं करता जिससे कि हम उन्हें ढूंढने जा सके। मैं कभी भी इस इंसान को समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या इसने ये सब कुछ करवाया है? हम देखते हैं कि अपा फिक्री और जिनसी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं। वो सोचती है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसके अलावा इसके जिस्म से भी गर्म खुशबू आ रही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये क्या है? वो कहती है कि ये वो मेंढक तो नहीं जो मैंने पहले देखा था, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। और फिर वो उसको दबाने लगती है। तभी जिनसी कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, अपने हाथ को वहाँ से हटाओ, वो कुछ छू रहा है। तभी अपा फिक्री कहती है कि क्या छू रहा है और दबाने लगती है। तभी जिनसी और भी ज़्यादा तड़पने लगता है और अपा फिक्री उसको देखकर समझ नहीं पा रही होती कि हो क्या रहा है। फिर अपा फिक्री उस जगह को देखकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक किन्नर है। किन्नर के अलावा कोई भी हरम में नहीं आ सकता। ये सोच के वो और दबाने लगती है। लेकिन तभी जिनसी बेचारा ऊपर नीचे हो जाता है और वो सोचती है कि नहीं ये तो। फिर वो उस जगह को छोड़ देती है और कहती है कि सच में ये तो, इसकी जिसामत भी बिल्कुल अलग है दूसरे किन्नरों से, लेकिन मैंने ये कभी महसूस ही नहीं किया। मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख पाई। इनका चेहरा एक खूबसूरत देवी जैसा नजर आता है, लेकिन ये असल में, अब मुझे लगता है कि तुम्हें समझाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर वो उसको लेकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। लेकिन तभी अपा फिक्री कहती है कि मुझे नहीं सुना, मैं सुनना ही नहीं चाहती। जिनसी कहता है कि वजह है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला लेकर आया हूँ। लेकिन तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना, वरना मुझे ये कब्र में लेकर जाना पड़ेगा। तभी जिनसी कहता है अपा फिक्री मैं असल में मेंढक। ये कहकर अपा फिक्री उसे रोक देती है। तभी जिनसी पूछता है मेंढक? तो वो कहती है कि एक मेंढक अचानक से मेरे ऊपर गिरा और मेरे हाथों पे जा लगा, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस गड़बड़ा गया और मैं आपके साथ नीचे गिर गई। तभी जिनसी कहता है कि वो मेंढक नहीं है। तभी वो कहती है कि नहीं वो मेंढक ही है। वो सोचती है कि वो एक मेंढक है। हाँ बस वो एक मेंढक ही था। फिर वो खुशी से कहती है कि चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन जिनसी को गुस्सा आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम किस चीज़ को मेंढक कह रही हो? जिस पर वो कहती है कि उसी चीज़ को जिसको मैंने अभी छुआ था। तब जिनसी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेंढक बहुत छोटा होता है? अपा फिक्री इस पर कहती है कि कुछ जगहों पे इस वक्त बड़े बड़े मेंढक भी निकलते हैं। जिस पर जिनसी कहता है कि कुछ जगहों पे। तब वो कहती है कि हाँ कुछ जगहों पे। फिर वो कहती है कि ये अगर बड़ा सा मेंढक नहीं था तो और क्या हो सकता है, बताए मुझे। और इतना कहकर वो अपने हाथ को घिसने लगती है। तभी जिनसी कहता है कि तुम अपने हाथ को क्यों घिस रही हो? तभी वो कहती है कि आप जानते तो है कि मेंढक बहुत घिनौने होते हैं। जिस पर जिनसी कहता है कि तुम किसे घिनौना कह रही हो? फिर वो जिनसी से अपना हाथ छुड़वा कर कहती है कि छोड़े ना, मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मुझे कुछ और जानना है। वो सोचते है कि मैं जिनसी की मुखातिबा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे उनके राजों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसका सर पकड़कर जिनसी उसे सुला देता है। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और वो उसे देखकर थोड़ी डर जाती है। जिनसी कहता है तुम्हें क्या ये पता नहीं लगा ना? ये कहकर उसकी टांग उठा लेता है। तभी वो सोचती है कि मैंने शायद इसको कुछ ज्यादा ही उकसा दिया। वो सोचती है कि मैं क्या करूं, क्या मैं इसको लात मार दूं? लेकिन तभी जिनसी उसके बहुत करीब आ जाता है। वो भी मदहोश हो जाती है। दोनों ही हवस के आलिंगन में फंसने ही वाले होते हैं कि तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती है। जिनसी कहता है कि ये क्या था? तभी अपा फिक्री सीटी बचा देती है और कुत्ता छलांग लगा के अंदर आ जाता है और वो सीधा जिनसी के ऊपर गिरता है। जिनसी बेचारा जमीन बोस हो जाता है और दूसरी तरफ हमें लिहा को नजर आता है। अब फिक्री कहती है कि क्या आप हमें यहाँ से निकाल सकते हैं? तभी लिहा को कहता है कि आप दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि लिहा को उन दोनों को रस्सी से निकाल देता है। वो कहता है कि उनके हाथ में फाइफा थे, वो आपको मारने वाले थे लेकिन आपने छलांग लगा दी झरने से। तभी जिनसी कहता है कि ऐसा ही हुआ था। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी लड़की? लेकिन तभी वो कहते हैं कि ये बहुत ही उलझा हुआ है। वो कहता है कि ठीक है रहने दो। जिनसी पूछता है कि कोई क्या यहाँ पर फाइफा लेकर आया है? तभी वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर फाइफा काम नहीं आता शिकार में। तभी वो कहता है कि हम सबके सामान को देख सकते हैं। लेकिन अपा फिक्री कहते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, यहाँ पर सारे लोग ऊंचे दर्जे के हैं। ऊपर से ऐसा हो सकता है कि वो लोग और भी मारकाट का सामान लेकर आए हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो शायद हम पे हमला कर दे। फिर वो कहती है कि एक बात कहिएगा, ये कुत्ता और कुछ भी कर सकता है? जिस पर लिहा को कहता है कि इसको बस सीटियों के पीछे जाना आता है, लेकिन ये खरगोशों के बिल को ढूंढ निकालता है। वो सोचती है कि ये बहुत प्यारा है। लेकिन फिर वो कहती है कि मास्टर जी, मेरा मतलब है कि काउशन। जिस पर जिनसी कहता है कि क्या हुआ? वो सोचती है कि ये अभी भी मुझसे गुस्सा है। जाहिर है मैंने इनको कुछ ज्यादा ही उकसा दिया। ऊपर से ये कुछ मुझे बताना चाहते थे लेकिन मैंने सुनने से बचने के लिए घटिया बहाने बना दिए। ये एक ऐसे इंसान है जिनके लोग इज्जत करते हैं और मैंने उस चीज को मेंढक से तशबीह दे दी। चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब थी लेकिन मैंने जो कहा वो मुझे कहना पड़ा। फिर वो कहते हैं कि हम पर हमला करने वालों को ढूंढना तो पड़ेगा ही। हम देखते हैं कि एक सिपाही बेसन के पास आता है। वो उसे कहता है कि मुझे जंगल से ये मिला। बेसन वो कपड़ा देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरे मास्टर के लिबास का है। बेसन कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? तभी वो सिपाही कहता है कि मुझे झरने के पास से मिला। जिस पर मंत्री कहते हैं कि हमें वहाँ पर जाना होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ है उनके साथ। तभी बायन कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है।
इन्हीं बातों के बीच वो सिपाही कहता है कि मैं भी आपके साथ आना चाहूंगा। वो और कोई नहीं बल्कि लिहा को होता है, जो कि बहुत खुश नजर आ रहा होता है। उसको देखकर बेसन कहता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं मास्टर जिनशी। सारे सिपाही मास्टर जिनशी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी कुत्ता भौंकने लगता है। हम देखते हैं कि वो एक सिपाही होता है। लिहा को उस कुत्ते को पकड़ के कहता है कि इसे माफ कर दीजिएगा, अभी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। जिस पर वो सिपाही कहता है कि इसकी ट्रेनिंग पूरी करो। फिर वो लोग झरने के पास तलाश करते हैं, लेकिन तभी एक सिपाही बेसन को बुलाता है। वो उसको एक और कपड़े का टुकड़ा देता है। बेसन कहता है कि ये तो मेरे मास्टर का है, बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला। तभी वो कहता है कि ये मुझे झरने के थोड़े दूर मिला, मुझे नहीं लगता कि वो लोग झरने में गए होंगे क्योंकि ये सूखा हुआ है, और इसके अलावा हमें झरने के पास से ये तीर भी मिले। जिस पर सिपाही कहता है कि ये तीर तो फैल्कन तीर है। जिस पर बेसन कहता है कि सही कहा, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमें सबका सामान चेक करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो तीर किसी के तीरों से मिल जाता है और तभी उसके ऊपर इल्जाम डाल दिया जाता है। बेसन कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने ये किया है। लेकिन तभी वो मंत्री कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, यहाँ से किसी ने तीर मेरे ले लिए। लेकिन तभी वो कहता है कि ये बात तो आपको साबित करनी होगी। पीछे कुछ सिपाही बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरा कहता है कि मैं नहीं जानता। बेसन सोचता है कि इसके चेहरे को देख के लगता है इसे कुछ भी नहीं मालूम, आखिर इसे क्यों फंसाया जा रहा है। तभी लिहा को पीछे से अटर कहता है कि हमें और जगहों पे तफ्तीश करनी चाहिए, हमें जंगल में भी देखना चाहिए, क्या पता वहाँ पर ऐसे तीर मिल जाए। जिस पर बेसन कहता है कि बिल्कुल। एक सिपाही उस जगह के पास जाता है जहाँ पर उसने फाइफा छुपाई हुई होती है, लेकिन तभी अबू फिक्र पीछे से कहते हैं कि वहाँ पर कुछ है क्या। वो सिपाही देखता है कि अबू फिक्र के हाथ में वही फाइफा होती है। वो बक्से को खोलता है और देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। तभी वो अबू फिक्र की तरफ लपकता है और कहता है कि वो मुझे दे दो। तभी लिहा को पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसको जमी बोस कर देता है। फिर वहाँ पर जिनशी भी आ जाता है। अबू फिक्र कहते हैं कि कुत्तों की नाक बहुत ही तेज होती है और इसीलिए उनको शिकार पे लाया जाता है ताकि वो सूंघ के शिकार को ढूंढ सके। खैर इस कुत्ते ने 3 फाइफा ढूंढ के निकाले हैं। फिर वो फाइफा हाथ में जिनशी पकड़ लेता है और कहता है कि ये फाइफा एकदम लेटेस्ट मॉडल लगता है, ये मगरिब के जानिब बनता है और अभी भी इसमें पाउडर की स्मेल आ रही है। तभी लिहा को कहता है कि क्या ये वही स्मेल है। तभी जिनशी उसे चला देता है और कहता है कि इसके मेटल पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा शार्प है। जिस पर अबू फिक्र बताती है कि उसमें क्या क्या डाला गया है। अबू फिक्र कहती है कि ऐसी स्मेल हमें वहाँ पर भी आ रही थी, इसलिए मैं कुत्ते को वहाँ पर लेकर गए और उसने उस स्मेल को परख लिया। फिर उसने हमें सारी फाइफा के पास पहुँचा दिया। इसके अलावा ये स्मेल फायर करने वालों के कपड़ों पर भी चिपक गई, जिसकी वजह से कुत्ते ने उसे भी पहचान लिया। लिहा को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिहा को कुत्ते की तारीफ करता है, लेकिन तभी अबू फिक्र कहते हैं कि मुझे उस बूढ़े इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा दया आ रही है, हमने खामखाई उसका इस्तेमाल कर लिया। फिर वहाँ पर बेसन आ जाता है। वो कहता है कि मैंने फायर की आवाज़ सुनी, आप ठीक तो है ना। आप अचानक से गायब हो गए, उसके बाद आपने वो कपड़े दिखाए और मुझे इशारा भी दिया कि मैं इस इंसान की बातें मानूं। आखिर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी अबू फिक्र कहते हैं कि आपको दिक्कत हुई इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जिनशी कहता है कि हमें इस इंसान के साथियों को पकड़ना होगा अब। तभी बेसन कहता है कि मैं भी इसके मुँह से उगलवा लूंगा। तब जिनशी कहता है फिर तो बहुत अच्छे। अबू फिक्र कहते हैं कि इसके बाद नकाब वाला इंसान पर्वतों से वापस उस जगह पे आ गया जहाँ पर उसको ठहराया गया था और इसके बाद शिकार के बाद एक पार्टी दी गई। हम देखते हैं कि वही बूढ़ा इंसान हमें दिखाया जाता है जिसके ऊपर इल्जाम लगा था। वो मदिरा पान करके मस्त बैठा हुआ होता है। हमें गावशुन दिखाया जाता है और वो कहता है कि दिन के वक्त नकाबपोश राजा का गायब होना उनकी एक शरारत माना गया। असल में ये बात आम लोगों को बताई गई, लेकिन कुछ सिपाही और अधिकारी इसके बाद गायब हो चुके हैं और वो दोबारा हमें नहीं दिखे। मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ये बहुत थके हुए लग रहे हैं। मुझे यहाँ पर जिनशी के साथ बुलाया गया है। मैं अभी उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ मैं उनकी चिंता करूँ। वो अपने बेटे को देखता है जो कि बहुत थका हुआ होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि एंटरटेनमेंट एक किन्नर के लिए नहीं है। तभी गावशुन कहता है कि मैं अपने लिए मजे की चीज़ें अपने हिसाब से ढूंढ लेता हूँ। जिस पर वो कहता है कि कितना अजीब है ना, पहले तुम्हें जबरदस्ती एक किन्नर बनाया गया क्योंकि तुम एम्प्रेस के बहुत ही ज़्यादा खास हो गए थे। जिस पर गावशुन मुस्कुरा के कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, ये जाम आधी चांद की रात में बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, मैं माँ खानदान का एक उच्च अधिकारी था, लेकिन बाद में मुझे किन्नर बना दिया गया। इस वजह से मैंने माँ नाम बदल के गावशुन कर लिया। बस यही कहानी है मेरी। लेकिन जश्नों के अंदर मुझे माँ कबीले के सरबराह के तौर पर ही देखा जाता है। तभी दूसरा अधिकारी कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, एक खूबसूरत किन्नर को हमारे साथ शिकार पे नहीं आना चाहिए था। तभी गावशुन कहते हैं कि नकाबपोश राजा हमारे साथ ही है। जिस पर वो कहता है कि क्या उसके सामने तुम्हें खूबसूरत कह दिया इसलिए उसकी तस्लील हो जाएगी क्या। वो कहता है कि मैंने सुना है कि नकाबपोश राजा के चेहरे पे एक बहुत ही बुरा चलने का निशान है। इसके अलावा वो बस एक कमरे में बंद रहते हैं, जिसकी वजह से असल राजा उनकी बहुत चिंता भी करते हैं। फिर वो कहता है कि एक बात बताओ, क्या वो वलीअहद है। जिस पर गावशुन हाँ में जवाब देता है। फिर गावशुन सोचते हैं कि इसके बाद भी उनकी कोई इज्जत नहीं करता। तभी वो अफसर कहता है एक बात बताना, उस हादसे के बाद कोई कॉन्क्यूबाइन पेट से हुई है क्या। जिस पर गावशुन कहता है कि मुझे नहीं मालूम और ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। गावशुन बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि इसकी इस बात का मतलब ये था कि ये मानता है कि इस जश्न का मुख्य मेहमान होने वाला राजा है। फिर गावशुन सोचते हैं कि क्या जिनशी ने चाओमाओ को सब कुछ बता दिया होगा। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात भी आ सकती है। इसकी वजह से मुस्तकबिल में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्या वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा काम की है। ये सुनने में थोड़ा स्वार्थी लगेगा, लेकिन हमें वो सारे मोहरे चाहिए जो काम के हो। हमें अबू फिक्र दिखाई जाती है। वो कहती है कि एक और अजीब अंत, आज भी बहुत सारी गुत्थियाँ वैसी ही रह गई, जैसे कि वो फाइफा कहाँ से आए थे और आखिरकार उन्होंने वो क्यों किया। जिनशी ने कहा था कि वो मगरिब की जानिब से आए थे, वो दूध भी तो मगरिब की जानिब से आई है जो कि जुड़वा है। एक कहानी है कि लड़कियां चुपके से बाहर निकल गई और वापस भी आ गई।
जिसकी वजह से सुरक्षाकर्मी डर गए थे, बिल्कुल उन लड़कियों की तरह जिनकी कहानी हमने पहले देखी थी। आखिर इसके पीछे उनका मकसद हो क्या सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी बहन बाहर निकली और एक इंसान से मिली और उसके बाद मुझे आशा है कि जो आज पकड़े गए उनसे कुछ ना कुछ तो बरामद कर ही लेंगे वो लोग। तभी जिनसी आवाज़ लगाता है कि तुम अंदर हो, जिस पर अपोफिक्री डर जाती है और कहती है कि ये यहाँ क्यों आया है। अपोफिक्री हिचकिचा के दरवाज़ा खोलने वाली होती है, लेकिन तभी जिनसी कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस माफ़ी मांगने आया हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस वक्त। अपोफिक्री सोचती है कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो तासुरात कैसे होंगे। फिर अपोफिक्री कहती है कि मैंने बुरा नहीं मनाया, लेकिन मुझे भी आप माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही मजाक उड़ा दिया था उसका। बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। अपोफिक्री सोचती है कि आखिर जिनसी सोच क्या रहे हैं, मैं हमेशा से ही ऐसी रही, मुझे पता ही नहीं चलता कि आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं बच्ची थी और बहुत रोती थी, लेकिन वो बहनें जिनके ऊपर मेरी जिम्मेदारी थी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, और बेचारी करती भी क्या। मुझे कभी समझ नहीं आता था कि मुझे कब तक रोना है, कोई आता ही नहीं था मुझे चुप करवाने। मुझे समझ ही नहीं आया कि कोई मुझसे मोहब्बत करता है या मुझसे नफरत करता है। मुझे समझ ही नहीं आया कि उनके लिए मैं क्या हूँ, अच्छी या बुरी। और यही वजह है कि जब मैं ऐसी किसी मुश्किल में पड़ती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि मुझे बात कैसे करनी है। फिर वो अपने मुँह से बोल देती है, पता नहीं मैं इस दुनिया में सांस कैसे ले पा रही हूँ। जिस पर जिनसी सत्य में आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या है, लेकिन आप मेरे मास्टर जिनसी है। जिस पर जिनसी मुस्कुरा देता है। वो कहती है, मेरा होना यही बहुत है मेरे लिए, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे लिए क्या जज्बात रखते हैं, मुझे जानना ही नहीं है। कम से कम वो मुझे अहमियत तो देते हैं। आखिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो मुझे कैसे देखते हैं, बल्कि मैं तो हमेशा खुद को उनकी आंखों से देखना चाहूँगी। तभी जिनसी कहता है, मैं खुद को हमेशा तुम्हारी नज़रों से देखना चाहूँगा अपोफिक्री। जिनसी दरवाज़ा खोल देता है। अपोफिक्री थोड़ी डर जाती है, लेकिन तभी वो कहता है कि डरो मत, मैं बस तुम्हें ये देना चाहता था। अपोफिक्री उस पोटली को ले लेती है, लेकिन तभी उन दोनों की उंगली उंगली से छूती है और जिनसी पोटली को छोड़ देता है। जिनसी कहता है कि मैं ये तुम्हें बहुत लंबे वक्त से देना चाहता था, मैंने सोचा था कि जब मैं तुम्हें वो बात कहूँगा तब ये दे दूंगा, लेकिन फिर जिनसी जोर से हाथ मारता है दरवाजे पर और कहता है कि मैं जानता हूँ कि इससे तुम मुश्किलात में आ सकती हो, लेकिन तभी अपोफिक्री पोटली को खोल देती है, उसमें से चमक आ रही होती है और वो कहती है ये तो। लेकिन जिनसी बाहर जज्बात में आया हुआ कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं तुम्हें कहना चाहता था, लेकिन अपोफिक्री पोटली को देखती जाती है और कहती है कि ये तो। जिनसी कहता है कि इन सब की वजह बस एक ही है, ऑक्स बेजोर्स। ये अपोफिक्री चिल्लाकर कहती है। फिर अपोफिक्री कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, इतने कम मिलते हैं कि मैंने बस इन्हें अपने सपने में ही देखा था। तभी जिनसी कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, ये मुझे ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आई, तुम जानती हो आखिरकार ये मुझे कहाँ से मिला। लेकिन तभी वो होश में आता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं। लेकिन तभी अपोफिक्री दरवाज़ा खोल देती है, उसकी आंखों में चमक होती है, चेहरे पर मुस्कान होती है और होठों पर लाली। जिनसी तो बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बस कुंडी लगा के वापस चली जाती है। जिनसी के तो होश उड़ चुके होते हैं, लेकिन तभी वो होश में आता है और कहता है कि रुको, दरवाज़ा बंद मत करो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। लेकिन अपोफिक्री खुशी से रस करने लगती है। वो कहती है कि अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, और उस दवाई को अपने हाथ में ले लेती है। वो पलंग पे उल्टा लेट कर उस दवाई को देखने लगती है और कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिनसी किन्नर है कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये दवाई ला कर दी। अगर कभी ये राज बाहर खुल गया और मैं इसकी वजह से मुश्किलात में आई तो मैं उन्हें सच में एक किन्नर बना दूंगी। तभी जिनसी कहता है कि रुको, मैंने अभी बात खत्म नहीं की। इस पूरे खित्ते में बस 2 ही लोग हैं जो कि अपने सरनेम में का लगाते हैं, जिसका मतलब है फूल। अब दोस्तों, फूल से मुराद क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप हमारा पिछला पार्ट देख सकते हैं जो कि हमने इसका रिव्यू किया है। फिर हमें गाओशुन दिखाया जाता है। वो कहता है कि राजा और वो इंसान जो कि सबसे ऊपर है वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर जिनसी है, या यूँ कहे कि वो मून प्रिंस है। गाओशुन सोचता है कि आपका ओहदा हमेशा ये नहीं रहेगा, आखिरकार आप हमारे राजा के छोटे भाई हैं, का जुनगेत्सु। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।